नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 13 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। चारों शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। चारों शिफ्ट की एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हिंदी और जीके जीएस के सेक्शन से, सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं आप हर दिन का प्रश्न मिलाते जाइए, वहां से लगभग आप 40% तो मान ही लीजिए कि क्वेश्चन आ रही है। तो ये पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। आप पहले वीडियो देख लिया कीजिए, उसके बाद क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैं जो नहीं लिख पाता हूँ वो मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ और वो काम आ जाता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि एक बार आप वीडियो देख लें, उसके बाद पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस कर ले, खुद से बोलने की कोशिश करें। 2-4 दिन पढ़ लीजिए, एग्जाम दे दीजिए, देखिए अच्छा हो जाएगा तो क्या कोई बुरी बात थोड़ी है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये जो है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। पहला प्रश्न हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये आपका 1955 में हुआ था। चूंकि इसकी स्थापना हुई नहीं थी, ये तो सिर्फ एक नाम परिवर्तन था। कैसे? देखिए बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला के 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इन्हीं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 ईस्वी में, वो भी 1 जुलाई का दिन था, ठीक है, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को जो है आपको इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया, ठीक है। तब से लेकर आज तक इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वर्तमान में अगर करंट सेक्शन से आपको कोई प्रश्न पूछ दे एसबीआई का वर्तमान में चीफ कौन है, तो दिनेश खारा है। कौन है? दिनेश खारा जो है ये वर्तमान में एसबीआई के चीफ हैं। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ी बैंक है वर्तमान में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक शेष बच गए हैं बैंक भारत में, तो 12 बैंक मात्र शेष बचे हैं इंडिया के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। और वो दिन कौन सा था? 19 जुलाई। इसीलिए 19 जुलाई को जो है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, बस्तर का युद्ध कब हुआ था? देखिए बस्तर का युद्ध, बस्तर एक जगह है जो छत्तीसगढ़ के में है, तो यहाँ पे जो है 1910 ईस्वी में युद्ध लड़ी गई थी। आपने हमारी अधूरी कहानी पिक्चर देखे होंगे, उसमें जो है बस्तर को फिल्माया गया है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में होती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन वाला आर्टिकल है ये अनुच्छेद 114 है। अगर कोई आपसे हाई कोर्ट का भी अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 214 है, ठीक है। दोनों में 124 है, देख लीजिए 124 है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। अरेंजमेंट में फर्क है, एक 124 है, दूसरा 214 है। इसके अलावा वर्तमान में सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये आपका चंद्रचूड़ साहब है। ये केमे नंबर का है, तो ये 50वें नंबर का है। केमे नंबर का है? 50वें नंबर का है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है पूछा गया था? मेघराज, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, देवर्षि, है ना, ये सब जो है आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, मैक्रो फाइनेंस को भारत में कौन कंडक्ट करता है? यानी जो मैक्रो फाइनेंस है उसको जो है कौन जो है किस संस्था से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से आप समझिए। तो मैक्रो फाइनेंस जो कंपनियां होती है ये आपके आरबीआई से जुड़े होते हैं, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। अब आरबीआई के बारे में यहाँ पे मसाला मिलेगा आपको। तब दोस्तों देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने का यही जो आपका फायदा होने वाला है कि प्रश्न चाहे जो भी टॉपिक आया है उससे कोई भी पूछेगा ना तो लगभग नहीं छूटेगा अगर आप एनालिसिस रोजाना फॉलो करोगे तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में होती है। राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। केमे नंबर का है? 25वें नंबर का है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई का जो प्रमुख मतलब जो काम है क्या है? मौद्रिक नीति बनाना है, नोट छापना है, इसके बाद सीआरआर तय करना है, सीएलआर तय करना है,
बैंक दर जारी करना है, ये सब आरबीआई के काम है। इसके बाद जो सभी प्रकार के नोट होते हैं उस पे किसका साइन होता है? गवर्नर का, सिवाय 1 रुपये की नोट। 1 रुपये के नोट पे किसका साइन होता है? वित्त सचिव भारत सरकार का। आरबीआई के जो लोगो हैं उसमें क्या है? शेर और तार के वृक्ष हैं, है ना। आरबीआई के जो लोगो हैं आपने देखना होगा, तो इसमें शेर और तार के वृक्ष हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। अंतिम ऋणदाता बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे भारतीय, तो सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख जो है ये आपका आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या उपस्थित नहीं होता? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, बिना ऑप्शन का एक प्रश्न नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे चीज पाया जाता है। चलिए फिलहाल इससे मिलता जुलता जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको बताऊं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, है ना। कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन है उसका क्या कार्य है शरीर के अंदर? हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर के विभिन्न हिस्सों में। यही ऑक्सीजन ले जाके किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो एक्सीडेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया को देता है सेल के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का निर्माण करता है, बाद में ग्लूकोज के रूप में हमें एनर्जी की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, 4th शिफ्ट में छपा। इससे पहले हमने ये जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रखा था। अगला जो है एक एक्स्ट्रा फैक्ट, यकृत को केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहिए या ग्लैंड कहिए, सबसे बड़ी ग्लैंड यकृत होती है। एक प्रश्न पूछा गया था, अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगाया था? देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत जो है अब भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बहरहाल वर्तमान में भी आप हथियार जो है बिना सरकार के परमिशन का नहीं रख सकते हैं, मतलब ओपनली। वैसे चोरी छिपे तो रखते हैं लोग, है ना, कट्टा कालीन भैया समझ ही रहे हैं, वैसे तो रखते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर आप रखना चाहते हैं, लेके घूमना चाहते हैं, तो आपको जो है परमिट लेना पड़ेगा सरकार से। तो ये तो वर्तमान में भी है। तो अंग्रेज सरकार में कब ऐसा किया था? तो 1878 में किया था। आपको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट मालूम है क्या? वर्नाक्युलर जो एक्ट हुआ था, इसमें क्या हुआ था? ये भी छपेगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि अब इस प्रकार का प्रश्न आने लगा है। ये लॉर्ड लिटन के समय होती है। वर्नाक्युलर एक्ट होता है कि कोई भी पत्रिका जो है इंग्लिश के सिवा किसी और भाषा में नहीं छपेगी, क्योंकि अंग्रेज जान रहे थे कि यहाँ का लोग जब जागरूक होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। तो अगर अंग्रेजी में छपेगा तो अंग्रेजी तो सबको पढ़ने आता नहीं है, तो कोई ज्यादा जागरूक नहीं हो पाएगा। स्थानीय लैंग्वेज में छपेगा तो लोग पढ़ के देश प्रेम में डूब जाएगा, हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए वर्नाक्युलर एक्ट लगाया था। ये इसी एक्ट को जो है समाप्त करने का श्रेय चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। इसीलिए जो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें शक्ति ना हो, हिंदी के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसको निर्बल, दुर्बल, कमजोर, असहाय भी बोल सकते हो, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था, आकाश के पर्यायवाची शब्द अंबर होता है, गगन होता है ना, नभ भी हो सकता है। प्रज्वलित का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, उदयमान, दीप्तिमान, जो ज्वलंत हो, प्रज्वलित हो, है ना। प्रज्वलित मतलब नहीं बोलते हैं, दीप प्रज्वलित करके श्रद्धांजलि अर्पित किए, है ना, इस प्रकार से। राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 2018। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है। भारत यहाँ पर कितने पदक प्राप्त किए हैं? 61 पदक प्राप्त किए हैं। कौन सा पोजीशन लाया है? चौथा पोजीशन लाया है। फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है 2022 वाले में? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब होती है? 1930। कहाँ से होती है? हैमिल्टन के कनाडा से। भारत कब भाग लेता है? 1934 में। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर गेम, ठीक है। क्या नाम है? ब्रिटिश एम्पायर गेम। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? देखिए, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार, और दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है आपका राजस्थान, ठीक है। तो दूसरा और पहला आजकल एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, मतलब स्टेट का हो, तो ये क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट नहीं पूछेगा आपसे, सेकेंड लास्ट पूछ लेगा या फिर दूसरा नंबर का पूछ लेगा। ये आजकल चालाक हो गया है, ठीक है, क्योंकि बच्चे चालाक तो एग्जामिनर भी चालाक। तो आपको कभी भी फर्स्ट और लास्ट नहीं, फर्स्ट और सेकेंड लास्ट या फर्स्ट और सेकेंड जरूर याद करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर भारत की समग्र साक्षरता की बात कर ले, थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। केरल का सबसे अधिक साक्षरता है भारतीय स्टेट में, सबसे कम हो गया बिहार का। समग्र साक्षरता दर जो है इंडिया का
74.04% है अकॉर्डिंग टू 2011, है ना। इसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे अधिक जनसंख्या बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या बात करेगा तो महाराष्ट्र। देखिए एक एक बातों को तोड़ के समझिए, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के अंदर, ठीक है। हाँ, ऋणात्मक वृद्धि दर्शाने वाला दशकीय राज्य कौन है? नागालैंड। नागालैंड में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई गई थी 2011 में -6%, -0.6%, माफ कीजिएगा। और जो इंडिया का समग्र विकास रहा 17.64% दशकीय वृद्धि रहा। तो ये सब आपको जनसंख्या थी जनगणना 2011 से डाटा अपने जेब में रखना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? देखिए ट्यूलिप एक फूल का नाम है, फूल होता है आपका ट्यूलिप। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन जो है आपका कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपका हेमिस फेस्टिवल भी होता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपका कंचौथ महोत्सव होता है। कंचौथ ये जो है करवा चौथ होता है वहां के लेडीजों का, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ। भाई जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, इसका सीधा सीधा अर्थ है। हिंदी जो है एकदम लो लेवल का आ रहा है, हिंदी से बिल्कुल नहीं डरना है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? देखिए मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है ये था आपका बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक है। और आज ये 2 शिफ्ट में पूछा गया, इसीलिए मैं 3rd शिफ्ट में इस क्वेश्चन को टाइप नहीं किया क्योंकि ये रिपीट किया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। अंतिम शासक बृहद्रथ है। महान शासक अशोक का अन्य नाम क्या है? देवनाम प्यदेशी। अशोक किस वंश के थे? तो ये भी मौर्य वंश से ताल्लुक रखते थे। सांची का स्तूप कौन बनवाया है? अशोक बनवाया है। अशोक के बारे में एक और पूछा जाता है कि अशोक ने कौन से युद्ध में अपना धर्म परिवर्तन किया था? तो कलिंग युद्ध। कब होती है? 261 बीसी में। कलिंग किसका नाम है भाई? प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था, ठीक है। उस समय जो कलिंग का जो नरेश है खारवेल, उससे जो संबंधित गुफा है वो कौन सा गुफा अभिलेख है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप लूसेंट पहले दिन भी पढ़े हैं तो। अगला एक प्रश्न उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? कल भी पूछा गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अगर पीडीएफ आप देख रहे हैं तो भाई हमको भी तो पता चले कि पीडीएफ में ऐसे ही आप खाली बोल रहे हैं पीडीएफ दीजिए या फिर पढ़ते भी हैं। राज हड़प नीति कौन लगाया था? लॉर्ड डलहौजी। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। रेल की शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले हड़पा गया राज कौन है? सतारा। देखिए जो लास्ट वाला टॉपिक है, पॉइंट है, सबसे पहले हड़पा गया राज कौन सा है? तो ये सतारा को मिलाया गया था ब्रिटिश राज में। और ये कौन थे? राज हड़प के नीति के जनक लॉर्ड डलहौजी। तो ये 3-4 है, आप इसे याद कर लें क्योंकि ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सतारा को जो है 1848 में मिलाया गया था। इसके बाद एक संबलपुर करके जगह है, यह 1849 में मिलाया गया था। ये लगातार है इसीलिए बता दें, वैसे संबलपुर इंपॉर्टेंट नहीं है। सतारा, झांसी और नागपुर इंपॉर्टेंट है। तो झांसी आपको मिलाया गया था, ये 1853 में पूछा गया था, ये 12 तारीख को पूछा गया था। और 1854 में आपको क्या मिलाया गया था? नागपुर मिलाया गया था। तो ये ध्यान जरूर रख लें, ये 3-4 यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? देखिए मणिपुर जो है ना उसके उत्तर में आपको स्थित है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, ये जो हरा वाला है ये है आपका मणिपुर, ठीक है। इसके उत्तर में क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। पूर्वोत्तर में क्या हो जाएगा? आपका नागालैंड हो जाएगा। और इंटरनेशनल सीमा बर्मा के साथ। पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम में कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। और सीधा पश्चिम में कहेगा तो भी असम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ये असम राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा गया था। CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है आपका एल्केन का। जैसे इसमें n का वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दो तो C हो जाएगा। 2 दूना का 4 और 2 6 हो जाएगा। 2 दूना का 4, 2 2 और 2 4, तो CH4 हो जाएगा। तो CH4 किसका सूत्र होता है? तो मीथेन का। एक बार एल्केन बोलिए और एक बार मीथेन बोलिए। एल्केन मीथेन, एल्केन मीथेन, एक जैसे है ना। अब इसका जो है आप n का वैल्यू चेंज करते जाइए, इसका नाम बदलते जाएगा। जो साइंस स्ट्रीम से पढ़ा है उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, है ना, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये आपका बेसिक सूत्र होता है आपका
एल्केन का। एल्कीन होता है एक और एक एल्काइन होता है, तो एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इस प्रकार से कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसे रासायनिक नाम में कहा जाता है और बाजारी भाषा में इसे जो विरंजक चूर्ण कहा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को, और दो धोवन सोडा होता है NaCO3 जो है इसको कहा जाता है आपको धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट। तो खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाले सोडा को सोडियम कार्बोनेट। अगला एक प्रश्न पूछा गया, भारत एशिया महादेश के किस दिशा में है? देखिए दोस्तों, मैप से जो है कहीं ना कहीं रोज क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये किससे टच करता है, ये कहाँ है, तो मैप को आपको थोड़ा सा देख लेना है अगर समझ में आता है तो। अगर आज ही स्टार्ट कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए तो मत कीजिएगा, ठीक है, और जो है मतलब ये नहीं करिएगा। भारत एशिया महादेश के किस दिशा में स्थित है? देखिए ये जो ऊपर वाला चित्र देख रहे हैं आप, ये है आपका एशिया महादेश। ये कौन सा महादेश है? तो ये आपका एशिया महादेश का चित्र आप देख रहे हैं। इसके कोना में इधर हो जाएगा यूरोप महादेश, इधर हो जाएगा आपका अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, फिर दक्षिणी अमेरिका, इधर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आप अगर ग्लोब थोड़ा भी जानते हैं तो ठीक है। तो ये जो भारत है ये आपका एशिया महादेश के किस तरफ दिख रहा है? ये जो है आपका ये समुद्र है, ये क्या है? हिंद महासागर है। तो ये क्या दक्षिणी में नहीं है? ये दक्षिणी में नहीं है, तो ये दक्षिणी में है। कहाँ है? दक्षिणी में है। आपने याद किया अगर होगा तो एशियान जो है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जो एशियन है ये कहाँ का है? ये यहाँ से यहाँ तक लेकर जो आपका जो देश है इसी का तो ग्रुप है, जो 10 देश का ग्रुप है जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसमें म्यांमार हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, आपका वियतनाम हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, तो यही सब तो हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें पूछा गया था कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? बचपन ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था, भाववाचक संज्ञा। हाथ कंगन का वार्षी क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तट, साहिल, कगार इत्यादि। कश्ती, पार लगा दो, है ना। किनारा, कश्ती माने नौका और पार लगना मतलब किनारा पार लगना, है ना। ऐसे इस प्रकार का एक सॉन्ग है ना। उपकार मानने वाला आदमी क्या कहलाता है? कृतज्ञ। जो उपकार नहीं मानता है कृतघ्न कहलाता है ना। इसके बाद सानिया इमाद फारूकी का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। और पुरुष में इस प्रकार का पूछा जा चुका है, लक्ष्य सेन किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। और अभी अभी जो आपको शरद कमल को जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है ये किस खेल से है? तो ये आपका टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पशुपति कुमार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्राम पंचायत राज्य मंत्री कौन है, तो पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है गिरिराज सिंह हो जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये जबलपुर है, जबलपुर में है ना, जबलपुर में ही हुआ है, आई होप, है ना। 2022 में जबलपुर में ही हुआ। अगर इसमें थोड़ा सा मुझे डॉट लग रहा है, मुझे थोड़ा स्मरण में ये हो रही है, मैं इसका जो है क्लियर करके आप लोगों को बता दूंगा कि जबलपुर में हुआ है या फिर कहीं और हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है हरियाणा में भी एक हुआ है। तो अभी इस बार का हुआ है कि क्या हुआ है मेरे को थोड़ा ध्यान से हट रहा है, मैं बाद में इसको देखता हूँ, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 जो है ये आपका गुजरात में हुआ है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कतर में हुआ है। विजेता अर्जेंटीना रहा है और उप विजेता जो है फ्रांस रहा है। 2022 का T20 महिला वर्ल्ड कप जो है न्यूजीलैंड में हुआ है। यहाँ पे विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया रही है, ठीक है। और अगला जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की सीमा पूर्व में किस राज्य से लगती है? तो बिहार और झारखंड से लगती है। जैसे अभी मैंने कहा था उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से। उत्तर में उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश से, पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान से, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, और पूर्व में बिहार और झारखंड से। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि कांचीपुरम किसकी राजधानी? देखिए कांचीपुरम जो है एक गांव का नाम है जहां पे आज भी संस्कृत भाषा में कुछ लोग बात करते हैं, ठीक है। ये आपके साउथ के गांव है, यहाँ पल्लवों की राजधानी हुआ करता था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु है। कौन है? सिंह विष्णु है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना
परवाह नहीं करना, है ना, इस प्रकार का जो है जो भी अर्थ निकल कर आएगा अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। इनमें से जनजातीय समुदाय के लोग नागालैंड में निवास करते हैं, तो कोन्याक जनजाति के लोग जो है नागालैंड में निवास करते हैं। कोन्याक हो गया, अंगामी हो गया, नागा हो गया, चाद हो गया, दिमासा हो गया, ये सब मिकिर भी मिलता है, ठीक है, ये सब नागालैंड में मिलता है आपको जनजातीय समुदाय। निम्नलिखित में से ये तो क्लियर नहीं था। प्रमुख का विलोम शब्द क्या है, तो प्रमुख का विलोम शब्द है सामान्य। सामान्य हो जाएगा आपका प्रमुख, ऑर्डिनरी हो जाएगा। ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं आप, साधारण प्रमुख का, है ना। प्रमुख मतलब भाई ये प्रमुख है, ये काफी खास है ना। चांग चोल नृत्य का किस राज्य से संबंधित है, तो ये नागालैंड से है। चाल चोंग नृत्य, नागालैंड का त्योहार का नाम है आपका हॉर्नबिल, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम किस राज्य को हड़पा था, सतारा को। अभी अभी मैंने बताया कब, 1848 ईस्वी में, ठीक है। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हुई थी 2022 के अंदर, ये जो है कब स्टार्ट हुआ था, ये क्या क्वेश्चन हो गई, कमाल हो गया। तो ये आपका जो है 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट किया गया है, दोनों का जो है युद्ध, रूस और अपना यूक्रेन का। यूक्रेन की जो है राष्ट्रपति याद रखना होगा, जेलेंस्की था, और रूस का पुतिन बाबा, तो ये तो इसको तो समझते ही है पुतिन को, है ना, पुतिन, और ये थे जेलेंस्की। यूक्रेन की राजधानी जरूर याद रखना, कीव याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगर यहाँ से युद्ध पूछ सकता है तो इसकी राजधानी पूछने में इसमें देर नहीं लगेगी। सप्तर्षि तारामंडल को और क्या कहते हैं, तो अर्सा माइनर कहा जाता है। काफी कॉमन सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है, तो मुंबई ने। कितनी बार, 41 बार। लेकिन कमाल कर दिया एमपी ने 2022 का रणजी ट्रॉफी अपने नाम करके। तो आपसे अगर कोई पूछे कि 2022 के रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है, तो एमपी है। रणजी ट्रॉफी भाई क्रिकेट से संबंधित है, जितने बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, वो सभी जो है पहले रणजी ट्रॉफी में अपना किस्मत आजमाने जाते हैं। फार्मूला 1 रेस गेम की शुरुआत कब होती है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। अगर आप में से कोई भाई बंधु जानते हो तो कृपया शेयर कीजिए, मैं भी जान लूँ, ठीक है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो अभी अभी हुआ है 2022 के विजेता, इसे मैक्स वर्स्टापेन है। कौन है, मैक्स वर्स्टापेन है, इटालियन गेम्स 2022 के। अगला एक प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो है कौन है, तो ये मैंने तो प्रैक्टिस सेट में करवाया ही था। तो ये सतर्कता जो है सुरेश एन पटेल है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। एक प्रश्न जो मैंने आज ही बताया और पीडीएफ में भी है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया था। और वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 86वां संविधान संशोधन था। इसके तहत 2009 में इससे संबंधित एक्ट को पारित किया जाता है और 2010 में ये जो है अमल में आ जाती है। तब से लेकर आज तक इंडिया के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही साथ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का परम कर्तव्य है। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य भी बढ़ के 10 से 11 हो गए, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अभी अभी आपने देखा मेट्रोकोन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, देखिए मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो 10 जोड़ा गया था। अभी 11वां कहाँ से आया था, अभी अभी इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने स्पष्टिफाई कर दिया था। मौलिक कर्तव्य उसके रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक माफ कीजिएगा, भाग 4 के ए में रखा गया है तथा 51 के ए आर्टिकल में रखा गया है। शुरुआत में 10 प्रकार के थे, अभी 11 है। कहाँ से आए, अभी अभी अब बात हो गई। मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति जो है ये स्वर्ण सिंह समिति थे, ठीक है। अभी यही बात जो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप यहाँ पे ये बिंदु देख रहे हैं, ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, इससे पहला ही क्वेश्चन था, है ना। तो इससे इसी प्रकार की फायदा आपको होने वाली है कि भाई मैंने यहाँ पे लिख रखा है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराना माता पिता का कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य। अब यही चीज तो पूछा गया था अभी, है ना। तो इसी प्रकार से फायदा होंगे आपको। शुंग वंश के प्रथम शासक कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। प्रथम शासक मतलब संस्थापक जी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, फिर बिंबिसार। हर्यक वंश के जो पुत्र हुए बिंबिसार का, ये कौन है, अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है अपने पिता का हत्या किया था। इस वंश का नाम ही पितृहंता वंश है, इसे इतिहास में पितृहंता वंश कहा जाता है, हर्यक वंश को। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में फहियान भारत आया था। नवंबर 2022 के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं।
अभी जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल कहने का मतलब भाई आप सब जगह तो राज्यपाल सुनते हो, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल क्यों? तो दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में जो या तो उपराज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है या किसके द्वारा, प्रशासक कहा जाता है। आदमी सेम होता है, अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी ये दो जगह जो है सीएम भी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश होते हुए, इसीलिए आप दिल्ली में उपराज्यपाल का पद सुनते हो। तो ये कौन है अभी, विनय कुमार सक्सेना। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? देखिए सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, गुरु केलुचरण महापात्र, ये सभी जो है ओडिसी नृत्य के प्रमुख नर्तक नर्तकी हैं। ओडिसी जो है 8 शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिक डांसेस में से सबसे लास्ट वाला यानी सबसे नवीन क्लासिक डांस है। और जो माफ कीजिएगा, सबसे नवीन क्लासिक डांस जो है आपका सतरिया है जी, सतरिया है, सतरिया, माफ कीजिएगा। सबसे नवीन क्लासिक डांस जो है ये है सतरिया असम का, ठीक है। सबसे नवीन जो क्लासिकल भाषा है ये है आपका ओडिसी। इसे 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 61 में। राष्ट्रपति का होना अनुच्छेद 52 में वर्णित है भारत में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है, शपथ ग्रहण 60 में है, महाभियोग 61 में है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है ये आपका 123 में है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान होता है ये आपका 72 में है, क्षमादान। इसके अलावा राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं ये 143 में है। अब इतना कैसे याद रखेंगे आप? तो चलिए याद रखने की ट्रिक ढूंढते हैं इसको, क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत सारा आर्टिकल है। 52 से लेकर 61 तक आपको राष्ट्रपति से संबंधित लगातार आर्टिकल मिलेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, पकानी कोका दियो दसम। अरे फनी लगे तो क्या लगे, जब नंबर दिलाए तो मजा आ जाए। पकानी कोका दियो दसम, इसको 52 से 61 तक में पुट कर देना है। अब लास्ट का मैं जैसे दसम लिखा तो मौ से महाभियोग हुआ, तो 52 से 61 मैंने कहा, तो लास्ट में मौ है तो मौ से महाभियोग, 100 से शपथ। तो इस प्रकार से आप मिला लेंगे एक बार, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल है वो याद करना पड़ेगा, जैसे 72 क्षमादान है, 1, 2, 3 अध्यादेश है, 143 जो है आपका परामर्श लेता है सर्वोच्च न्यायालय से, 76 है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, तो ये सब बात। 85 है लोकसभा को भंग करते हैं, 108 है ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं लोकसभा राज्यसभा की बैठक के लिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फीफा 2026 खेल का आयोजन कहाँ होगी? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से होगी। फीफा 2022 का आयोजन हो चुका, जीत भी चुका अर्जेंटीना, और उप विजेता बना फ्रांस, ये हुआ था कतर में। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होगा, और जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 में होगा ये आपका इंडोनेशिया में होगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में। फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में होती है। अगला एक प्रश्न, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो छुआछूत का अंश है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं पूछा गया था, तो ये आपका 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, ठीक है। ये दोनों बात स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है, पंचवर्षीय योजना, नृत्य, और एक बच्चे ने स्पोर्ट की बात की है, कुछ बच्चे ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात की है, तो पंचवर्षीय योजना की बात की है। तो मैं सभी को ध्यान में रखते हुए 1 या 2 दिन में सभी वीडियो एक एक करके निपटा दूंगा, तो बने रहिए, है ना। सभी वीडियो आप तक मैं पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो बोलोगे सब चीज जो है यहाँ पे हाजिर रहेगी। श्लोक की बात करें तो 10,462 मंत्र है। ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है, सबसे प्रमाणिक वेद है। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को होत्र कहा जाता है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, सामवेद को संगीत आदि का वर्णन है, यजुर्वेद में जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है, अथर्ववेद जो है जादू टोना वाला वेद है। इसके अलावा इन सभी वेदों का एक एक उपवेद भी है। ऋग्वेद का है आयुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए सामवेद का गंधर्व वेद है। अब समझते हैं ना, जब आप सीरियल वगैरह देखते हैं महाभारत रामायण, तो वहां पे गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर, देवी देवता इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो गंधर्व देवी देवता से जुड़ा हुआ है। तो सामवेद में क्या है? संगीत है ना, तो इसीलिए जो है आप इसे जो है गंधर्व वेद से मैच कर दीजिए। तो इस प्रकार से जैसे भी आपको याद हो पाता हो आप रखने की कोशिश किया कीजिए रिलेट करके, ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, नीरज होती है ना। कमल। पत्नी का पर्यायवाची शब्द भार्या होता है, अर्धांगिनी होता है, लेकिन ये भार्या गलत लिखा है, भार्या इस प्रकार से लिखा है, मिसप्रिंट हो गया था, है ना। प्रियतमा भी बोल सकते हो पत्नी को। उन्नति का विलोम होता है अवनति। उन्नति का जो है जैसे होता है ना उत्थान पतन, तो उसी प्रकार से सेम अर्थ देता है उन्नति और अवनति।
ठीक है। सीबीएसई का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, तो विनीत जोशी है सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष। सोडियम को किस में डुबा के रखा जाए? देखिए सोडियम का सूत्र होता है Na, और ये जैसे ही हवा के संपर्क में आता है जलने लगता है अपने आप, इसीलिए इसे किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। आप गांव घर में जादूगर को देखते होंगे, पानी पे ऐसा कुछ फेंका और आग लग गया, वो क्या होता है? सोडियम होता है। फास्फोरस को जल में रखा जाता है, फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है। फास्फोरस भी कई प्रकार के होते हैं। फास्फोरस माचिस के तीली पे जो है फास्फोरस ही है। कपूर की उद्पादन विधि से शुद्ध किया जाता है कपूर को, ठीक है। न्यायपालिका का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है ना। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है? ये भी दिल्ली में स्थित है ना। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार केरल के पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए सबसे हाईएस्ट तो केरल की साक्षरता दर है 96.2%। इसमें भी मेल का पूछा है, तो मेल का 96.11% है, यानी औसत जो उसके जनगणना रेट है, लिटरेसी रेट है, उससे भी ज्यादा है वहाँ के मेल का लिटरेसी रेट, अंदाजा लगा सकते हो। और केरल की जो महिला साक्षरता है ये हमारे पूरे इंडिया के औसत साक्षरता से अधिक है। पूरे इंडिया की समग्र साक्षरता 74.4, और केरल की साक्षरता खाली महिला का जो पुरुष की तुलना में काफी कम है, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस रखता है, करीब 10 का डिफरेंस है, 84.7 है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक साक्षरता केरल की है, सबसे कम साक्षरता बिहार की है, सेकेंड सबसे कम साक्षरता वाला राज्य राजस्थान है। और इसके बाद जो भी था साक्षरता वगैरह से, ये तो हम दे ही दिए थे अभी आपको, ये जनगणना वाला एक प्रश्न मिला था। तो वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई जो है 2.4 मीटर होती है मेल वाले में, और अगर फीमेल खेल रहा है, फीमेल वाला टीम है, तो 2.24 मीटर माना गया है। वैसे स्टैंडर्ड 2.4 मीटर ही होता है। वॉलीबॉल में जो है 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलें आगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी 2016 की होती है, 16 को होती है। तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली साहब के द्वारा शुरुआत किया गया था, और अब वर्तमान समय में 16 जनवरी को भारत में स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं। लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं थे? देखिए लाल बाल पाल जब सूरत विभाजन होती है 1907 में, तो कांग्रेस 2 गुट में बढ़ जाते हैं, गरम दल में और नरम दल में। तो गरम दल के अग्रणी नेता 3 थे, लाल बाल पाल, इनका नाम है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इनके अलावा जो भी ऑप्शन रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 1907 के जो सूरत अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के तो रास बिहारी घोष किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे। तो ध्यान रखिए। इसके अलावा एक शब्द आपसे पूछा गया था, आकाश का विलोम शब्द पूछा गया था। तो आकाश का विलोम शब्द जो है ये आपका पाताल हो जाएगा, है ना। मिस अर्थ इंडिया 2021 किसे चुना गया? तो रश्मि माधुरी को चुना गया है ना। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लेके जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम के अंदर तो। क्योंकि बात ऐसी है कि जो मैथ का लेवल आ रहा है वो लो आ रहा है, हिंदी की लेवल बात करें तो लो आ रहा है, रीजनिंग जो है मॉडरेट आ रहा है, और जीके मॉडरेट आ रहा है। देखिए रीजनिंग में कितना भी तेज बच्चा होगा 2 क्वेश्चन गलत जरूर होगी, लेकिन अगर जीके जैसे अगर आपको आता है तो गारंटी है एक भी गलत नहीं होगी, या नहीं आता है तो पूरा भी गलत हो सकता है। तो ये जो है आपको मेरिट में लाना वाला सब्जेक्ट है आपका कौन? जीके जीएस। इसीलिए थोड़ा मेहनत कर लीजिए, सिलेक्ट हो जाइए, है ना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।